आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से ओवरऑल तमाम कौन कौन से कैश फ्लोज आ सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा उनका क्या इफेक्ट होगा, टैक्स पे, टैक्सेशन की वजह से उन पे क्या असर होगा और इन्फ्लेशन की वजह से उन पे क्या असर होगा। तो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने जब कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो अपने प्रोजेक्ट को अप्रेस करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कैश फ्लोज का इस्तेमाल होता है, जिसका एनपीवी या आईआरआर हो गया। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन ने कैश फ्लोज लेने होते हैं और उन कैश फ्लोज पे डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं। जिस तरह हमने आज टैक्सेशन और इन्फ्लेशन का इफेक्ट डिस्कस करना है और ओवरऑल कैश फ्लोज भी देखते हैं। अभी तक हम सेपरेटली टैक्सेशन और इन्फ्लेशन को देखते आए हैं, लेकिन आज हमने इनको कंबाइन करके टैक्स और इन्फ्लेशन का कंबाइन इम्पैक्ट देखना है प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पर। और प्रैक्टिकली ये ज्यादा रियल है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टैक्स भी मैटर करता है और इन्फ्लेशन रेट भी आता है। मतलब ये दोनों ही प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें कोई चेंज आता है और ऑर्गेनाइजेशन इनको दोनों को इनकॉर्पोरेट करके मोर एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करती है। अब अगर कंबाइन इफेक्ट्स देखे जाएं टैक्स और इन्फ्लेशन के, तो सबसे पहला इंपैक्ट ये है कि इन्फ्लेट करना है कॉस्ट और रेवेन्यू को टैक्स अप्लाई करने से पहले। जिस तरह हम लोग पहले करते थे कि इनफ्लो में से आउटफ्लो को लेस करते थे, अब इनफ्लो में से आउटफ्लो को लेस करके तो नेट जो कैश फ्लोज आते थे उन नेट कैश फ्लोज पर टैक्स को अप्लाई करते थे। अब इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे पहले इन्फ्लेशन अप्लाई किया जाएगा, पहले इनको इन्फ्लेट किया जाएगा, उसके बाद इन पर टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट है वो ये है कि इंश्योर करना है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वैल्यू के किसी भी एसेट को अगर डिस्पोज ऑफ करना है, बिजनेस में से निकालना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इन्फ्लेट हो, टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने से पहले ही उसको इन्फ्लेट किया जाए। और टैक्स डेप्रिसिएशन एज अ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स को रिड्यूस करती है। उसके बाद तीसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल को हमेशा इन्फ्लेटेड फिगर्स पर कैलकुलेट करना चाहिए। लेट्स सपोज कि ये कहा जाता है कि 1,000 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट की है किसी ने भी किसी कंपनी ने किसी चीज पर, और ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इसका 10% वर्किंग कैपिटल होगा, तो पहले इसको इन्फ्लेट कर लेंगे 10% पर। लेट्स सपोज 5,000 का इन्फ्लेशन रेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब इसको इन्फ्लेट कर लिया, मतलब इसको 105% कर लिया, तो उसके बाद अब इस पर क्या करना है, वर्किंग कैपिटल की रेशियो अप्लाई करनी है जो कि होगी 10%। और जो मेन चीज जिसके ऊपर तमाम ये कैश फ्लोज बेस करते हैं वो होता है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट इन कंबाइन इफेक्ट की केस में पोस्ट टैक्स लेना है, मतलब डिस्काउंट रेट पर टैक्स लगाने के बाद का डिस्काउंट रेट लेना है। हम एज्यूम करते हैं कि 10% अगर डिस्काउंट रेट है और टैक्स है 30%, तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्काउंट रेट को पोस्ट टैक्स लेना है, टैक्स के बाद देना है। मतलब इस 10% पर 30% अप्लाई करना है जो कि होगा 3%, और अब इस 10% में से इस 3% को माइनस कर देना है, तो 7% का डिस्काउंट रेट अप्लाई करना है इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी। कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है प्रोजेक्ट में 15,000 रुपए की, और इनफ्लोज आ रहे हैं 10,000 रुपए के, और आउटफ्लोज जा रहे हैं जो कंपनी से पैसे वो जा रहे हैं 5,000 रुपए। फर्दर ये प्रोवाइड किया गया है कि इन्फ्लेशन रेट 5% का है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, टैक्स रेट 30% है और डिस्काउंट रेट 10% है। जिस तरह हमने टैक्स के केस वाला परफॉर्मा देखा था, परफॉर्मे का लेआउट, इसी तरह अब इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों का जब केस को कंबाइन किया जाएगा तो इस केस में भी हम यहाँ पर एक परफॉर्मे को डिस्कस कर लेंगे, एक परफॉर्मे को देख लेंगे कि अब इसमें इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों का कंबाइन क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसे यहाँ कहा गया है कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो अब इस परफॉर्मे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर्स को मेंशन कर देंगे कि 3 साल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद फिर कुछ इनफ्लोज आए हैं कंपनी के पास जो कि आए हैं 10,000 रुपीज के, तो अब क्या करना है कि इस परफॉर्मा में कैश इनफ्लोज को लिख देना है जो कि 10,000 रुपीज हर साल आ रहे हैं, और यहाँ पर ईयर 0 में कोई भी कैश इनफ्लो नहीं आ रहा। कैश इनफ्लो 3 सालों में आएगा जो कि आएगा 10,000 रुपए।
इसी तरह से यहाँ पर आउटफ्लोज बताए गए हैं कि 5,000 रुपए के हैं। तो अब क्या करेंगे कि आउटफ्लोज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो कि आ जाएंगे 5,000 रुपीज, और इसको हम नेगेटिव में शो करेंगे जिस तरह आज तक हम कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हुए शो करते आए हैं। तो यहाँ पे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद अब हमने जिस तरह नॉर्मली हम करते आए हैं अपने परफॉर्मे में, हमने क्या करना है कि हमारे पास नेट कैश फ्लोज को फाइंड कर लेना है। और नेट कैश फ्लोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लोज को लेस कर देते थे। तो जब कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लोज को लेस कर दिया तो यहां पर 5,000 रुपए तीनों सालों के लिए आ गए। और अब यहां पर इन्फ्लेशन रेट 1 दिया गया है। तो जब एक इन्फ्लेशन रेट दिया गया है इसका यह मतलब है कि ये जनरल इन्फ्लेशन रेट है जो तमाम कैश फ्लोज पर अप्लाई होगा। तो जब जनरल रेट दिया गया हो तो उसको नेट कैश फ्लोज पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे कि इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज फाइंड कर लेंगे, और इन्फ्लेशन रेट दिया गया है 5% का, मतलब इन्फ्लेटेड जो कैश फ्लोज होंगे वो 5% पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जब यहाँ 100 प्लस 5 हो जाएगा तो ये 105% हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 1.05 के। तो अब इस 5,000 को 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहां पर 5,000 को 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे 5,250 रुपीज के ईयर 1 के लिए। अब ये तो ईयर 1 के लिए आ गए हैं। अब यहां पर ईयर 2 के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो ये तरीकाकार है कि 5,000 को 1.05 के साथ मल्टीप्लाई करके रेज टू पावर 2 कर दें क्योंकि दूसरे साल का इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर इसे 5250 को मल्टीप्लाई कर दें 1.05 से, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा जो कि आ जाएगा 1153 रुपीज का इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज। इसी तरह ईयर 3 का भी हमने इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को फाइंड कर लिया। अब ये वाला जो स्टेप था ये एक नया स्टेप था जब दोनों इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो उसके बाद यहां से टैक्स रेट देख लेंगे जो कि है 30%। और अब क्या करना है कि अब ये नेट इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज फाइंड हो गई हैं, तो अब उसके पास टैक्स, उसके बाद हमने क्या करना है कि टैक्स कैलकुलेट करना है इन नेट कैश फ्लोज पर। तो यहां पे भी हम एक लाइन लगा देते हैं और नेट, अब टैक्स किस पे फाइन होगा, इन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज पे, यही हमारे पास टैक्सेबल कैश फ्लोज भी होंगे। तो टैक्स रेट 30% दिया गया है। तो अब क्या करना है कि इस 5250 को टैक्स के लिए क्या करेंगे कि 5250 को 30% से, इसी तरह हर साल को उसके रिस्पेक्टिव हर साल की कैश फ्लोज को 30% से मल्टीप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ईयर 1 का जब टैक्स कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1575, और इसको भी नेगेटिव में शो करेंगे क्योंकि ये टैक्स पेमेंट कैलकुलेट की गई है। ईयर 2 के लिए आ जाएगा 1654 और ईयर 3 के लिए आ जाएगा 1736। तो यहाँ पे हमने टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है जो कि है 15,000 रुपए की। तो अब जब तमाम कैश फ्लोज फाइंड कर ली हैं तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को भी लिख देंगे। और इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयर 0 पे दी गई है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयर 0 पे की गई है, और इन्वेस्टमेंट की गई है 15,000 रुपए की। तो यहाँ पे 15,000 को नेगेटिव शो करके हम इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे। अब इसके बाद तमाम वर्किंग जो है वो सेम रहेगी कि स्क्रैप वैल्यू को लिखेंगे, और स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट के एंड पर होती है। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि 2,000 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू है जो कि प्रोजेक्ट के एंड पे है, और इसको हम नेगेटिव शो नहीं करेंगे बल्कि इसको हम पॉजिटिव शो करेंगे क्योंकि ये एज अ इनफ्लो ट्रीट की जाती है कि लाइफ प्रोजेक्ट की एंड पर भी, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी वो इतना पैसा देगा। तो यहां पर अब हमने स्क्रैप वैल्यू भी लिख ली है। अब हमने डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। उससे पहले क्या करना है कि टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन पर। तो यहां पे अब हम एज्यूम करेंगे डेप्रिसिएशन को भी, और उसकी बेसिस पर टैक्स सेविंग्स फाइंड कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स सेविंग से रिगार्डिंग एक टेक्निक सीखी थी। हमने उसका कंसेप्ट पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स रेट से, तो सिंपली हमारे पास टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3,000 की डेप्रिसिएशन है और उस पर टैक्स रेट है 30%। तो तीनों सालों के लिए जो टैक्स सेविंग आ जाएगी वो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, और तीनों सालों में 900 रुपए की जो टैक्स सेविंग है वो डेप्रिसिएशन की वजह से वापस एड बैक हो जाएगी।
अब सेम जैसे हम टैक्स और डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग करते थे, तो वर्किंग कैपिटल को हमने एलिमिनेट करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर 3000 का वर्किंग कैपिटल गया है और वो गया है दूसरे साल में। इसी तरह से अब क्या आ जाएगा, जब वर्किंग कैपिटल और तमाम कैश फ्लोज हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में आ सकती हैं, जिनमें कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज, टैक्स डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग और वर्किंग कैपिटल हैं। ये तमाम जो कैश फ्लोज हैं वो प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि नेट कैश फ्लोज को फाइंड कर लेना है। अब ये जो नेट कैश फ्लोज होंगे, ये जिसे हमने डिस्कस किया था कि ये आफ्टर तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद के कैश फ्लोज होंगे, और यहाँ पर जो कैश फ्लोज आए थे ये इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज थे जिनके ऊपर अभी टैक्स लगना था, या इन्फ्लेटेड टैक्सेबल कैश फ्लोज इनको कहा जा सकता है। तो अब इन तमाम कैश फ्लोज की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर नेट कैश फ्लोज को फाइंड कर लेना है। उसके लिए ईयर 0 में देखा जाए तो नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, जो आ रहा है 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ईयर 0 का जो कैश फ्लो है उसको एज इट इज 15,000 हमने लिख दिया। इसी तरह अभी ईयर 1 के लिए क्या करेंगे कि 5250 जो कि इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज थी उसमें से टैक्स को लेस करेंगे, ऐड बैक करेंगे टैक्स सेविंग को और वर्किंग कैपिटल को लेस करके यहाँ पर नेट कैश फ्लोज लिख देंगे, जो कि ईयर 1 के लिए 1575 15,075 है, 75 है। ईयर 2 के लिए 4759 है। ईयर 3 के लिए 6952 के नेट कैश फ्लोज हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, डिस्काउंट फैक्टर देखना है कि क्या है। उसके लिए हमने इफेक्ट्स में बात की थी कि जो टैक्स रेट आएगा वो पोस्ट टैक्स रेट कंसिडर किया जाएगा, डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट रेट है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी 10% डिस्काउंट रेट लिया था, तो आफ्टर टैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7% का डिस्काउंट रेट। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर जो लगाना है वो डिस्काउंट फैक्टर 7% पर लगाना है सारे सालों के लिए। तो ईयर 1 में जो डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 का। इसी तरह डिस्काउंट फैक्टर जिसे हम कैलकुलेट करते आए हैं 1 + r रेज़ टू पावर -n करके हमने डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट करना है, जो कि 1.7% आ जाएगा रेज़ टू पावर -1 पहले साल के लिए, -2 दूसरे साल के लिए और -3 तीसरे साल के लिए। तो इस तरह से हम 1.07 करके तो -1 के थ्रू हम ईयर 1 का कैलकुलेट, 2 का और 3 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये ईयर 1 के लिए 0.935 आ जाएगा, ईयर 2 के लिए 0.873 आ जाएगा और ईयर 3 के लिए 0.816 आ जाएगा। तो ये हमने डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू जिस तरह आज तक हम सीखते आए हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो यहाँ ईयर 0 के लिए 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह जब ईयर 1 में आएंगे तो ईयर 1 में 1575 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा 1473। ईयर 2 के लिए आ जाएगा 4155 और ईयर 3 के लिए आ जाएगा 5673। तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तीनों सालों के लिए। और ये अब जो है इस प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। वो किस तरह निकलेगी कि इस 15,000 जो नेगेटिव है इसमें से ये इन तीनों का और इस प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आएगी उसका कंपेरिजन किया जाएगा। उसके लिए इन तीनों सालों के जो कैश इनफ्लोज हैं उनको एड अप कर लिया जाएगा, जो कि आ जाएगा 11,301 रुपीज। और अब इस 15,000 में से मतलब -15,000 में से में प्लस कर देने हैं जो इनफ्लोज आ रहे हैं, जो कि हैं 11,301 रुपीज के। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 3,699 रुपीज आ जाएंगे। तो अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ये हमने एक डिसीजन रूल पढ़ा था। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में जान लिया कि क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर टैक्स को और इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके डिसीजन में किस तरह से चेंज आ सकता है, या फिर टोटल कैश फ्लोज क्या होते हैं और टैक्सेशन और इन्फ्लेशन का उस पर क्या असर होता है।